मध्यम वर्गीय परिवार से जब राजनीति के मैदान में कोई एक बौना दुर्योधन उतरता है, जनता के धन का उपयोग अपनी आवश्यकताओं पर करता है, मदान्धता के अथाह सागर में गोते लगाता है, जनता के हितों को दरकिनार कर परिवारवाद और शीश महल के निर्माण पर 44 करोड़ की धनराशि लगाता है, स्वयं को हराने के लिए प्रतिद्वंदी को पुनर्जन्म की याद दिलाता है, अपनी ही पार्टी की महिला कार्यकर्ता को शीश महल में पिटवाकर दीदा दिलेरी दिखाता है, स्वयं हरियाणा का होने पर भी हरियाणा सरकार पर यमुना के जल में जहर लगाने का आरोप लगाना और उसका स्पष्टीकरण नहीं कर पाता है, जो बौना दुर्योधन मित्र हंता निकला, जनता को बिजली पानी के शून्य बिल की याद दिलाता है, हर बार की तरह जनता को फिर से ठगने का स्वांग रचाता है और गुरु शिष्य की परंपरा को कलंकित कर स्वयं को कर्ण बताता है। ऐसे ही धुरंधर राजनीतिज्ञ का विजयी रथ का पहिया किसी दिन जनता के पैरों के नीचे आ जाता है। कलयुग में हिसाब बराबर इसी तरीके से होता है, देर सबेर हो सकती है, लेकिन अंततः सत्य की विजय होती ही होती है। टी शर्ट ने मफलर को घुमा घुमा कर फांसा और केजरुद्दीन न छींका पादा ना ही ढंग से खांसा। अभी तक जुड़े हुए हैं? अगर अभी तक जुड़े हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मेरी सहायता सुपर थैंक्स के माध्यम से भी कर सकते हैं। और दूसरा रास्ता मैं हमेशा कहता हूं, प्लीज प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मैं आशीष कुमार और आप देख रहे हैं गर्दा रिव्यूज। बेल आइकन अवश्य दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। एक्स पर अनुपम खेर ने एक पोस्ट डाली कि वैसे तो किसी को पीड़ा पहुंचाना ठीक नहीं है, लेकिन जिनके साथ गहरा अन्याय हुआ हो उन पर हंसना, उनकी पीड़ा का मजाक उड़ाना, उनकी आत्मा को दुख पहुंचाना, ये इंसानियत की सभी हदों को पार करना है। और फिर उसी दुखी आत्मा से न चाहते हुए भी एक आह निकलती है और वही आगे जाकर एक श्राप का रूप धारण करती है। जो तस्वीर लगाई थी अनुपम खेर ने, उन्होंने कहा कि शायद इस तस्वीर के लोगों के साथ ऐसा ही हुआ हो। यह विधि का विधान है। जिस दिन दिल्ली की विधानसभा में इन लोगों ने ठहाके लगाए थे, उसी दिन लाखों कश्मीरी पंडितों ने खून के और बेबसी के आंसू बहाए थे। मात्र इतना ही नहीं है, केजरीवाल की हार का कारण केजरीवाल स्वयं थे। केजरीवाल को सत्ता का जो उन्होंने दिखाया था कि कोई लालच नहीं है, सत्ता का उन्हें कोई लोभ नहीं है, और जो देखिए कारण बहुत सारे हैं। अब लोग ये कहेंगे कि बीजेपी बहुत स्ट्रांग पोजीशन में थी। मैं ये बात नहीं मानता हूं। 3 बातें ऐसी हैं। नंबर 1, बीजेपी को बैकिंग जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस के कैंडिडेट से मिली। जितना वोट कांग्रेसियों ने, जितने अच्छे कद्दावर नेता कांग्रेसियों ने लड़ाए, जितना वोट उन्होंने काटा, वही हार जीत का कारण बना। नंबर 2, मुस्लिमों का वोट बीजेपी को कतई नहीं मिला, क्योंकि इनका वोट सदैव कंसोलिडेट होके किसी एक पार्टी को जो बीजेपी के खिलाफ जीत रहा हो कैंडिडेट, उसको देने में जाता है। मैं ये नहीं कह सकता कि अब तो कई जो बीजेपी के खिलाफ जहर उगलते थे, उन्होंने स्वयं आकर के ये बात कही है कि मैंने बीजेपी को वोट दिया। वो मुस्लिम नेता हैं और उन्होंने कहा सिर्फ मैंने इसलिए वोट दिया है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के अंदर से ये डर खत्म हो जाए कि जो अधिकार हमें संविधान से मिले हुए हैं उन्हें न बीजेपी छीन लेगी और न बदल देगी। अगर ऐसा भी होता तो भी मैं मानता, क्योंकि मुस्लिम इलाकों में उस तरीके से वोट परसेंटेज जो होना चाहिए वो तो नहीं हुआ है, यानी कंसोलिडेट होकर वोट वहीं गिरा है जहां गिरना चाहिए था। उन लोगों का आज भी यही है कि केवल बीजेपी को हराने के लिए जो भी कम उम्मीदवार मजबूत होगा वो वोट उसे देंगे। अब वो हारे या जीते उसकी किस्मत।
तो कुल मिला के फिर तीसरी चीज, जब आपदा की शुरुआत हुई थी तो जो उस समय के उनके साथी थे और जो लोग अपना कैरियर, नौकरी, बिजनेस छोड़कर अन्ना हजारे के साथ लगे थे, जुड़े थे, और जब ये सत्ता में आए तो ये मदांध हो गए। ऐसी एक घटना आपने स्वाति मालीवाल के केस में देखी होगी। स्वाति मालीवाल का केस डेली सोप जैसा हो गया था, मतलब हद हो गई उस केस में कि, और ऊपर से बिल्कुल ठीक वैसे ही कि गलियारे में टट्टी करना और फिर ऊपर से आंखें तरेरना। ठीक यही दिखा रहे थे अरविंद केजरीवाल कि मेरे पास ताकत है तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, और हर बात पर केवल एक ही विधवा विलाप कि एलजी हमें काम नहीं कर देने जा रहा है, केंद्र सरकार हमें रोक रही है। और पंजाब की सत्ता हाथ में आते ही इन्होंने क्या नहीं किया। कई यूट्यूबर्स जो इनके खिलाफ बोले, थोड़ा बोले या ज्यादा बोले इसका महत्व नहीं, क्योंकि वो जो सच बोल रहा है वो बोल रहा है, उसको इन्होंने रातों रात उठवा लिया। हर प्रकार की दादागिरी, दीदा दिलेरी इस पार्टी और इस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और इनके पदाधिकारियों ने की। दूसरा कारण, पूर्वांचलियों को गाली देना। तीसरा, महिलाओं को 2100 से ज्यादा 2500 भागे। एक तरफ तुम स्वाति मालीवाल के केस में जो कर रहे हो वो दिल्ली की हर महिला देख रही है। अब इसी चीज को आप ये समझ लीजिए कि 2100 और 2500 नहीं, जब बात सम्मान की आती है, और महिलाओं ने ये करके कई बार दिखाया है। याद होगा अभी मध्य प्रदेश का कि जहां इतनी बड़ी जीत जो बीजेपी ने कभी स्वप्न में भी नहीं सोची थी, उसका केवल कारण जो थी वो महिलाएं थी। मिडिल क्लास यार 2005 से 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, फिर मोदी के ही राज्य में 2.5 लाख, फिर 5 लाख, फिर 7 लाख, और अब 12 लाख। ये 12 लाख का जो आज आया आयकर, ये भी कहीं न कहीं मिडिल क्लास को भा गया। एक और चीज, एक जर्मन शेफर्ड जो जर्मनी से बैठ के भौंक रहा है, जिसके करोड़ों में व्यूज आते हैं। यार अगर ये करोड़ों में व्यूज आते हैं तो देश की पूरी जनसंख्या 140-50 करोड़ ही है। दिल्ली की जनता कितनी होगी संख्या? अब अगर ये व्यूज इसके जेन्युइन हैं, ऐसे हैं जो वोट डालने वाले हैं, तो फिर वो लोग कहां सो गए? वो क्या 2-2 लवली टिका के, अरे हाँ लवली भी जीत गए थे सुना है, लवली टिका के हैं वो सो गए, वोट डालने नहीं गए। हाँ एक चीज और सुनने में आई कि कुछ मुस्लिम वोटर्स ने इस पर विश्वास किया कि चलो हम करते हैं कि हम वोट ही नहीं देते हैं, मतलब अपने आप को पीछे रख लिया, अब हम बीजेपी को नहीं देंगे। अगर हम आपको नहीं दे रहे हैं, बीजेपी को तो हम कतई नहीं दे रहे, तो एक काम ये करते हैं, अपने आप को पीछे करके वोट नहीं देते हैं। इसका भी फायदा हुआ। एक और कहानी बड़ी अंदर से निकल के आई, जब कुमार विश्वास जो कि कभी खुलकर नहीं बोले, और पता अब चला, मुझे भी नहीं पता था, ये बात तो मुझे कतई नहीं पता थी कि मनीष सिसोदिया और कुमार विश्वास चाइल्डहुड फ्रेंड है, यानी क्लास 1 से वो दोनों मित्र हैं। और कुमार विश्वास ने बताया कि जब वो सत्ता में आ जाते हैं जीत कर सब लोग, तो एक दिन घर में लंच या डिनर के दौरान कुमार विश्वास की पत्नी को, मतलब एक दंभ की तरीके से, एक गर्मी कि मेरे पास ताकत है, मेरे पास ताकत है। तो कुमार की पत्नी ने कहा कि भैया ताकत सदा तो नहीं रहती है। तो इसी सिसोदिया ने क्या बोला कि अभी तो है, मतलब अभी तो है का मतलब आप समझिए कि जब तक ताकत है मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। और यही दिल्ली में होता रहा। कहीं ये जाकर के राजभवन में नाटक करके सो गया, कहीं कुछ कर लिया, कहीं कुछ दिखा रहा है, कहीं यमुना साफ हो रही है। हर सरकार जो आती है उसके पास एक बहाना तो होता है पहले सत्र में
5 साल में कि भाई पिछली वाली सरकारें इतना रायता फैला गई थी, हम उसको वहीं समेट रहे थे। शीला दीक्षित की सरकार 15 साल थी, अब उसका रायता समेटते समेटते 6 वर्षों में भी वो रायता नहीं समेट पाए। ये तीसरी बार जब जीतते हैं, मतलब 1 साल फिर 5 साल फिर अगली बार 2020 का इलेक्शन, उसमें जनता ने सिर्फ यही सोचकर इनको शायद मौका दिया होगा कि चलो अब रायता साफ कर चुके हैं तो हो सकता है अब कुछ काम बने। कोई नहीं हुआ। कांग्रेस को तो हम मान सकते हैं कि इररिलेवेंट पार्टी है, कांग्रेस से अब कुछ ना उखड़ेगा। जहां जहां सत्ता में है, धीरे धीरे कांग्रेस की जड़ें वहां और कमजोर होती जा रही हैं। इसका हाल दिल्ली के चुनाव में साफ दिखा। लेकिन इस समय पर कांग्रेस जो है केवल समझ रहे हैं वोट कटवा का ही काम कर रही थी, और वोट कटवा जैसी पार्टी कुछ दिनों में पूर्णतः समाप्त हो जाती है। खैर, मैं कांग्रेस के लिए ये सब नहीं कह सकता हूं, क्योंकि कांग्रेस की कई राज्यों में सरकार अभी भी है और उसका वोटर अभी भी ग्राउंड लेवल पर है, उसका वोटर ग्राउंड लेवल पर अभी भी है। लेकिन इन जैसों का, जिन्होंने एक अच्छी सी राजनीति बना ली थी, क्षेत्र बना लिया था, दिल्ली से पंजाब पहुंच गए थे ये लोग, उसके बाद भी इनका हारना ये दिखाता है कि जनता इनके सारे खोखले वादों को पहचान चुकी है। मित्रों, आपका इस विषय पर क्या कहना है, मैं आप पर ही छोड़ता हूं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके हिसाब से अरविंद केजरीवाल की पार्टी की हार, और स्वयं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, यहां तक इनके जितने भी बड़े, थोड़ा भारद्वाज हो या फला ढिमके हो, सबकी हार के कारण क्या है। दिल्ली की विजय मैं किसी पार्टी की विजय नहीं मानता हूं। ठीक है, भाजपा ऑन पेपर है, लेकिन दिल्ली की पार्टी की विजय जो है, यह वास्तविकता में दिल्ली की जनता की जीत है, जो पिछले 11 वर्षों से स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। और यहां से प्रत्येक पार्टी, प्रत्येक नेता, प्रत्येक दम्भी, स्वयंभू, घमंडी, अभिमानी है, इस प्रकार के लोग, इस प्रकार की सोच रखने वाले लोग, जैसे मिल्कीपुर का उदाहरण ले लीजिए, उनको अयोध्या नरेश, अयोध्या के राजा हैं, राजा साहब डिगडिगा, किन किन नामों से सुशोभित नहीं किया। और मगरमच्छी जो घड़ियाल के जैसे रो रहा था, है, जिसने कहा था कि मेरा बेटा अगर हार जाएगा तो मैं संन्यास को इस्तीफा दे दूंगा। अब मुझे पता नहीं इस्तीफा दिया कि नहीं दिया, लेकिन उसका बेटा फिलहाल 57,000 वोटों से मिल्कीपुर में चुनाव हार गया। मिल्कीपुर की जनता ने उसको यह एहसास दिला दिया कि वो डबल इंजन की सरकार में विश्वास रखती है। उनकी नाराजगी नरेंद्र दामोदर दास मोदी से हो सकती है, लेकिन उन्हें डबल इंजन सरकार से कोई शिकायत नहीं है। वो डबल इंजन सरकार से के साथ रहना चाहते हैं। और ये हर पार्टी को सोचना पड़ेगा कि जनता जब अपनी पर आएगी तो फर्श से अर्श, तो फिर वही जनता अर्श से लाके फर्श पर पटक देगी और बचाने वाला आपको कोई नहीं होगा। आपको क्या लगता है क्या होगा? और एक और अंत में बात, केजरीवाल को समाप्त समझ लेना कि केजरीवाल का राजनीतिक कैरियर समाप्त हो गया है, मैं अभी फिलहाल ऐसा नहीं मानता हूं, क्योंकि ये बहुत चालाक ब्रो है। चालाक ब्रो वाला नहीं, ब्रो वेरी चालाक ब्रो। हाँ, ये बहुत चालाक ब्रो, शैतान खोपड़ी का आदमी है। ये कोई ना कोई अभी तीर अपने तरकश में रखे होगा और वो फिर निकालेगा। अब ये अलग बात है कि इसका तीर अब निशाने पर बैठता है या नहीं बैठता है, इसके तीर को जनता किस प्रकार से लेती है, या इसका तीर, उड़ता हुआ तीर, ये खुद ही अपने को ले लेता है फिर से, ये आने वाला समय बताएगा। बस मैंने कल कहा था कि इस पर सिर्फ एक और वीडियो। अब कौन न होए हमें कहानी और चेरी छाणी न हुई हो रानी। अब कौन मुख्यमंत्री बनता है, कौन नहीं बनता है, ये दिल्ली की जनता, सरकार, बीजेपी संगठन ये तय करेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।